नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स। मोहनलाल हरित और अंजलि हरित की सुपुत्री नीमच की बेटी आर्ची हरित ने 2018 में एमपीपीएससी की परीक्षा दी और उसमें चयनित होकर रेंजर बनी। लेकिन लक्ष्य था डिप्टी कलेक्टर बनने का और इसीलिए संघर्ष जारी रखा और 2019 में एक बार फिर एमपीपीएससी की परीक्षा दी और उसमें 16वीं रैंक बनाकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को आर्ची पर गर्व है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आर्ची के संघर्ष की कहानी स्वयं आर्ची की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं डबल ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं नीमच की माटी को गौरवान्वित करने वाली आर्ची हरित, जो कि नीमच के पास गिरदोड़ा से बिलोंग करती हैं और जिन्होंने इसी साल स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में 16वीं रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित होकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारी और ए एडवेंचर्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़ने पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का। और हमारा चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और देश का व प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। मेरे क्लासमेट रहे श्री मोहनलाल हरित की सुपुत्री आर्ची हरित द्वारा 2019 की एमपीपीएससी परीक्षा में 16वीं रैंक प्राप्त कर नीमच की लाल माटी को गौरवान्वित करने के लिए मैं आर्ची हरित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं। तो मैडम, आज आपको 16वीं रैंक मिली है, इसकी आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस थी? तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो तब से ही मेरा था कि मैं अपना 100% देती हूँ। रिजल्ट का इतना मैंने नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन भी जो टारगेट था वो अचीव करने की मैंने कोशिश की और 100% अपना दिया। तो रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आया। यही मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिला है मुझे। जी, अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और इस पद तक पहुंचने के लिए आपने उच्च शिक्षा कहाँ तक की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है 3rd तक मैं सेंट जोसेफ स्कूल रतलाम से पढ़ी हूँ और उसके बाद की मेरी स्कूलिंग इंदौर के सेंट रेफरल स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है SGSITS इंदौर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो साइंस का मेरा बैकग्राउंड रहा है और उसके बाद मैंने जॉब भी की है 1.5 साल बैंगलोर में एज अ डेटा एनालिस्ट। उसके बाद मैंने पीएससी की तैयारी की है। तो ये मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड था। ओके। अच्छा, 2018 में पीएससी के थ्रू आपका रेंजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की पोस्ट पर आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? तो जैसे मैंने बताया कि 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब मैं जॉब कर रही थी और मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हम करते हैं। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी तभी मेरा टारगेट जो था, इसकी हाईएस्ट पोस्ट जो होती है डिप्टी कलेक्टर की, वही मेरा टारगेट था। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एज अ रेंजर सिलेक्ट हुई और उसके बाद मैं प्रयासरत तो थी ही, क्योंकि जो मेरा गोल था वो डीसी का था। तो प्रयास के बाद मुझे दूसरे अटेम्प्ट में ये सफलता मिली। तो ये मेरी जर्नी थी। टारगेट को अपना अचीव करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रही और उसे अचीव करा। जी, ओके। अच्छा, आपकी भविष्य की क्या कार्य योजना है, यानी कि आप समाज की किस तरह से सेवा करना चाहती है इन फ्यूचर? तो जो सिविल सर्विसेज है उसमें उसके जो सेकंड शब्द है वो
सर्विसेज ही है, मतलब सेवा। तो उसमें जॉब के थ्रू मैं सेवा ऐसे करना चाहूंगी कि जो भी शासन की प्रशासन की स्कीम्स है, जो भी पॉलिसीज हैं, उन योजनाओं का लाभ मैं सही लाभार्थियों तक पहुंचा पाऊं, वो भी टाइमली पहुंचा पाऊं, फास्ट पहुंचा पाऊं। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी हर्डल्स ना हो, लीकेज ना हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं उसके एग्जीक्यूशन पार्ट को अच्छे से कर पाऊं, यही मेरा सेवा का तरीका रहेगा। जी। अच्छा मैडम, जैसे कि सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जनरली 3 स्टेजेस में होती है, प्री एलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? तो ये जो तीनों स्टेजेस हैं वो एक कंबाइंड प्रिपरेशन इनकी होती है। इन्हें हम साइलोज में या कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। जो आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है इनमें। और जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तो आप ये मान के चलें कि आपको मेंस लिखना है, और प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ साथ आपकी होती जाएगी। लेकिन प्रीलिम्स देने से पहले आप मेंस की तरह पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। मतलब एक लाइन में अगर बोलूं तो ये है कि यू शुड बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। मेंस की प्रिपरेशन आप करते जाइए, और आखिरी के 1.5 महीने से 2 महीने प्रीलिम्स के आखिरी के लिए आप पूरा प्री पे फोकस करिए, लेकिन उसके पहले तक आप प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी करिए। और इंटरव्यू जो रहता है, इंटरव्यू में भी वो जो आपने अभी तक का मेंस में पढ़ा है उसकी डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कितना आपकी डेप्थ है, गहराई में आपने चीजों को समझा है, वो ही निखर के आपका इंटरव्यू में आता है। तो पूरी जो तैयारी है कंबाइंड है, और इनकी अलग से स्ट्रैटेजी ना लेके आप एक पूरा उसको पैकेज के रूप में तैयारी करें। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। जी, ओके। अच्छा मैडम, ये मेंस एग्जाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और इनकी प्रिपरेशन आपने किस तरह की? और जैसे कि आप अभी रेंजर की पोस्ट पर थी, तो एज ए मतलब इसमें जॉब करते हुए आपने कैसे प्रिपरेशन की और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जी, तो पहला आपका प्रश्न है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो बता दें कि 6 पेपर्स होते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स और इकोनॉमिक्स, हिंदी, ऐसे इस टाइप के पेपर्स हमारे होते हैं। हर एक का जो हर एक पेपर जो है उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, पेपर वाइज नोट्स बना लिए थे, और उन्हीं को मैं तैयारी करती थी। पहले मैंने बुक्स से पढ़ लिया, और फिर अपने जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज करा। और जो जैसे आपने दूसरा आपका प्रश्न था कि जॉब के साथ साथ आपने कैसे करी तैयारी, तो मुझे टाइम, अपने स्टडी टाइम को अपने जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। कोई फिक्स्ड मेरा रूटीन नहीं था, क्योंकि मेरी 24 आवर्स की जॉब थी, और हमेशा मुझे अलर्ट पे ही रहना पड़ता था। तो जब मुझे टाइम मिल जाता था, मेरा बस ये टारगेट था कि मैं 4 घंटे दिन भर में पढ़ लूं, और उस दिन का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लूं। और इसको अचीव करने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए मैंने ये करा कि जो स्टडी मैंने करी वो उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाई। उसमें पढ़ते टाइम ही मैंने ये सोच लिया कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, और जो पढ़ाई और मेरे नोट्स थे वो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में बनाए, ताकि जब मैं मेंस लिखूं या प्रीलिम्स में क्वेश्चन कोई आए तो मैं ऑलरेडी अपना माइंड सेटअप उस प्रकार का था, क्योंकि मेरी जो स्टडी मटेरियल था वो खुद ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। अच्छा, आप ज्यादातर मॉर्निंग में स्टडी करना प्रेफर करते थे या लेट नाइट स्टडी करना आपका प्रेफरेंस रहा? प्रेफरेंस मेरा जनरली मॉर्निंग ही रहता था, लेकिन चूंकि जॉब ऐसी थी कि उसमें मॉर्निंग से ही हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो दिन के समय में या रात के समय में या सुबह के समय मुझे जब टाइम मिलता था मैं उसका यूटिलाइज कर लेती थी। ओके। तो जनरली एक दिन में कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? मेरा टारगेट 4 घंटे का रहता था। एक दिन में 4 घंटे मिनिमम मुझे देने हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब भले आप आवर्स कम स्टडी करें बट वो इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं भले आप ज्यादा भी करो बट कम आवर्स में भी आपको इफेक्टिव और किस तरह से वो मैनेज करना वो आपको आना चाहिए, राइट? यस सर, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि एफिशिएंसी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम वही 24 आवर्स है, उसमें भी आपको जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। तो 4 आवर्स आपके इतने ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस्ड के साथ होने चाहिए कि फिर वो 8 आवर्स के बराबर हो जाए। तो ये तो एकदम सही बात है कि फोकस रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है जो कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज या कोई भी किसी भी टाइप की एग्जाम की प्रिपरेशन भी कोई भी क्यों ना कर रहा हो, एक सोशल मीडिया बीच में आ जाता है, तो उसका मतलब कैसे सही यूटिलाइज किया आपने, कैसे उसके डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे
और वो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आ, देखिए, जमाना तो सोशल मीडिया का ही है और हर किसी को अट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया को यूज करना और वो करना, लेकिन मैं भी उसको पूरी तरीके से मैंने यूज करना बंद नहीं करा, लेकिन मैं बहुत ही कॉन्शियस रहती थी कि मैंने कितने टाइम सोशल मीडिया चलाया है। ऐसा नहीं है कि आप घंटों बैठ के सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं अपना मतलब कॉन्शियस रहती थी कि ठीक है, अपन 15 मिनट से सोशल मीडिया पे है या फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हैं या वो देख रहे हैं, और साथ में उसका यूज अलग तरीके से ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो कर लिया जिससे आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो गया, या जो कोई एक क्वेश्चन रोजाना डाल रहा है तो आप उसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने उस तरीके से यूज करा, एकदम भी मैंने अपना सोशल मीडिया को यूज करना बंद नहीं किया था, मैं यूज भी कर रही थी और कॉन्शियस थी, उसको लिमिटेड ही यूज कर रही थी। अच्छा, अब हम जानना चाह रहे हैं कि आपका आगे का क्या विजन है। आगे आप आईएएस तक भी जाना चाहती हैं? अभी तो जो खुशी है मैं उसी को ही अभी संभाल नहीं पा रही हूँ। फिर अभी मैंने प्लान तो नहीं किया है, जी जी। देखते हैं अभी। ओके। अच्छा, लास्ट और एक इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो भी आज सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उन सभी युवाओं के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, तो सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज जो है उसमें जो सेवा का भाव है उसको लेके तैयारी करें, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में एंटर करेंगे तो आपका काम सेवा करना ही रहेगा, तो वो भाव हमेशा रखें। और उसके अलावा जो भी कारण है आपकी तैयारी को शुरू करने का, वो भी हमेशा याद रखें आपकी प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि वो ही आपको मोटिवेटेड रखेगा। और दूसरा जो है इसमें चीज की आप कंसिस्टेंट रहे, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आपका जो भी शेड्यूल है, टाइम टेबल को आप फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करते रहें, प्रयास जारी रखें उसमें। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि 1-2 दिन आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको आप फिर अगले दिन कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस वो खत्म नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये बोलना चाहूंगी कि आपके सिलेबस से बहुत थॉरो रहें, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल उसकी लाइन से भी क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। उसके अलावा आपका जो नोट्स है वो थॉरो होने चाहिए, और नोट्स को आप इस तरीके से बनाएं कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसको एनालाइज करके आप अपने नोट्स बनाएं, और उस नोट्स को फिर आप अपनी बाइबल समझे और उसको रिवाइज करते रहें। तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिविजन, ये 3 चीज आप लगातार करते रहें। ये ही मेरी लोगों को एडवाइस रहेगी। जी। अच्छा मैडम, पूरे नीमच वासी आपको बधाइयाँ देते हैं, तो नीमच वासी के लिए कुछ एक क्या संबोधन अगर आप देना चाहें? जी जी, मुझे नीमच से बहुत ही ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और उन सभी की बधाइयों को मैं स्वीकारती हूँ, और भी ज्यादा आशीर्वाद की उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी। और आपके पिताजी और ब्रदर मुझे विश कर रहे हैं, उनको भी पर्सनली थैंक यू। और उसके अलावा नीमच के सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और ये उनका आशीर्वाद मेरे पे बने रहे, बस यही आशा है। ओके, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और हम आपने इतना अच्छा कीमती समय आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा है आप लोगों को मेरा इंटरेक्शन पसंद आया होगा, और इसी तरीके का कंटेंट और आपको ए एडवेंचर्स चैनल पे मिलेगा, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।